तो गाइस मैं आज आपको बताने वाला हूँ गाइस विष्णु शर्मा जी की लिखी हुई पंचतंत्र की किताब। तो गाइस हम हमारी पहली कहानी निकालते हैं गाइस। तो ये है हमारी विष्णु शर्मा और राजा अमर शक्ति की कहानी गाइस। तो हम पहले पढ़ते हैं गाइस। कहा जाता है कि पुराने ज़माने में दक्षिण देश में महिला रोप्य नाम का एक नगर था। उस नगर में विष्णु शर्मा नाम के एक आचार्य थे जो एक पाठशाला चलाते थे। आजकल इस नगर का कहीं कोई पता नहीं है। यह नगर जहाँ भी था अपने ज़माने में यह मशहूर इस बात के लिए था कि वहाँ एक विद्वान और विद्वानों की आवभगत करने वाला राज्य करता था। उस राजा का नाम अमर शक्ति था। अमर शक्ति जितना लायक राजा था उसके लड़के उतने ही निकम्मे राजकुमार थे। यह तो दुनिया जानती है कि 100 राजकुमारों में 1-2 ही लायक निकलते हैं। जो लायक निकलते हैं वे गद्दी हथियाने के लिए मैं नालायक लड़कों का सामना नहीं कर पाते। इसलिए उन्हें या तो जान से हाथ धोना पड़ता या फकीरी लेनी पड़ती है। इसलिए राजकुमार के मामले में लायक होना एक अयोग्यता और नालायकता होनी सबसे बड़ी योग्यता मानी जाती है। राज्य का उत्तराधिकारी बनने का सपना देखने वाला राजकुमार अपने को अधिक से अधिक नालायक बनाने की कोशिश करता है और उसे भावी राजा मानकर सिखाने पढ़ाने वाले उसे नालायक बनाने में अधिक से अधिक सहायता करते हैं। उसे नालायक होने का एक कारण और था। दुनिया जानती है अधिक पानी देने से ज़मीन ऊसर हो जाती है। अधिक खाद देने से पौधे गह कर रह जाते हैं और अधिक लाड़ प्यार से लोगों के बच्चे उनके देखते देखते बिगड़ जाते हैं। राजकुमार और राजकुमारियों को तो लाड़ प्यार में इस हद तक डुबा कर रखा जाता है कि उनमें से बहुत सारे तो सड़ने की हद तक बिगड़ जाते हैं। राजाओं को राजकाज से इतनी भी फुर्सत नहीं होती कि वे अपने सगे और गैर लड़कों की शक्ल तक में फ़र्क नहीं सके। ऐसे में उनके चाल चलन को देखने वाला कौन और उन्हें रोकने बरजने का किसी दूसरे में क्या ताब। फिर इन निकम्मे लड़कों में से किसी भी तरीके से राजा बन जाने पर वे ही कवि और गुणी मानी उनके भीतर से ऐसे गुण तलाश करके रख ही देते हैं कि जिन्हें सुन और देख कर वे स्वयं हैरान रह जाते। कुछ समय तक अपने गुणों की तालिकाओं को बार बार सुनते रहने के बाद वे यह मानने की तैयार हो जाते कि अपने को गुणी मानी कवि और विद्वान कहने वाले गुणी और मानी इसलिए है कि उन्होंने राजा के उन गुणों को पहचान लिया जिन्हें वह स्वयं पहचान नहीं पाया था। इसे
छेड़ छोड़ उनसे दूसरा कोई गुण होता ही नहीं है, और यदि होता हो तो किसी राजा के लिए उसका कोई मतलब नहीं है। अपने लड़कों को बिगाड़ने और उद्यमी बनाने में काफ़ी दूर तक उनके पिता अमर शक्ति का भी हाथ था। पहली बात में तो यह कि वह इतना गुणी मान लिया गया था कि उसके नाम की छाया में सूरज के किरण तक प्रवेश नहीं कर सकती थी। यह तो एक नियम ही है कि खरों के लड़के खोटे और बड़ों के लड़के छोटे होते हैं। इसी तरह खोटे के लड़के खरे और छोटे के लड़के बड़े निकलते हैं। बरगद के नीचे की घास तक सूख जाती है और कई के ऊपर बीट से भी बरगद निकल आता है। इसलिए अपने लड़कों का भला चाहने वाले को उन्हें अपने बड़प्पन से दबा कर नहीं, अपने अधिक बड़ा न बन पाने की ग्लानि से सींचते रहना चाहिए, जो उस राजा ने नहीं किया था। उससे एक चूक और हो गई थी। उसने उनके नाम उग्र शक्ति, बहुशक्ति और अंतशक्ति रख दिए थे। लड़के यथा नाम तथा गुण के आदर्श पर चल रहे थे। दुनिया जानती है कि शक्ति बेजान चीज में भी होती है, दिखाई नहीं देती है, वहाँ भी झटका देती है, और जो उससे चिपकता है उसी की जान तक ले लेती है। आदमी तो ठहरा आदमी, वह यह जताने के लिए कि वह ताकतवर है, लोगों को समझाता रहता कि मैं कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं हूँ, मुझसे बचकर रहना। वह शक्ति का नमूना पेश करने के लिए अक्ल से काम लेना बंद कर देता है। फिर इनके साथ तो करेले के नीम पर चढ़ने वाली बात थी। राजा ने शक्ति के साथ उग्र और अनंत जैसे विशेषण लगा दिए थे जब वे कहा संभाल में आने वाले थे। कहने का मतलब यह कि लड़के लिख लोड़ पर पत्थर थे। उनका जी शैतानी में अधिक लगता था। वे पढ़ने की जगह अपने शिक्षकों को ही पाठ पढ़ाने और बताने लगते। गुरुजी डांटते डपटते और उनकी छुट्टी करा देते। खाने पीने की कमी तो थी नहीं, इसलिए डट कर खाते और डकार लेते हुए तरह तरह के उद्यम मचाते हुए लड़के शरीर से मुसंड और दिमाग से बंड होते चले गए थे। राजा ने कड़े से कड़े बंधन लगाए और बड़े से बड़े शिक्षक बुलाए, पर कोई काम न बना। अब वह थक चला था। वह इस बात में से गुस्सा घुला जा रहा था कि उसके तीनों लड़के चौपट हो गए। उसे अपनी आँखों के आगे अंधेरा छाता दिखाई दे रहा था। इस बात की चिंता होने लगी थी कि उसके बाद उसके इतने बड़े राज्य को संभालेगा कौन।
राजा बनेगा तो इन तीनों में से ही कोई चौपट राजाओं की नगरी में कैसी अंधेरी मचती है यह उसे मालूम था। यदि राजकुमारों को अब भी सुधारा नहीं गया तो प्रजा को उसे उस अंधेरगर्दी से बचाया नहीं जा सकता। वही इस बात को लेकर चिंतित था। उसे कहीं कोई कुल किनारा दिखाई नहीं दे रहा था। एक दिन वह इस बात को लेकर ही सोच में डूबा हुआ था। उसने सोचा कि सोचने का सारा काम वह अकेला ही क्यों करे। उसकी सभा में 500 गुणी ज्ञानी लोग उसी के दान और मान पर पल रहे थे। क्यों न उनके सामने इस समस्या को रखा जाए। आखिर वे किस दिन काम आएंगे। यह विचार आते ही राजा ने सभा बुलाई और अपनी समस्या उनके सामने रखी। राजा अमरशक्ति ने भरे गले से अपनी सचिवों से कहा, आप लोगों को यह तो मालूम ही है कि मेरे लड़के अनपढ़ और चंट निकल गए हैं। सचिवों को यह बात मालूम थी। राजकुमार जैसे थे वैसा बनाने में उनसे कुछ का सहयोग भी था। वह चाहते थे कि राजा उनमें से जो भी बने, पर राजा बनने के बाद वह सारा काम उनके ऊपर ही छोड़कर नाच तामचे देखता, शराब पीता, रंगोलियां मनाता और जब तक कुछ उल्टे सीधे हुक्म देता एक और पड़ा रहे। अक्ल के मामले में वह इतना कोरा रहे कि उनके इशारे पर ही चले। लड़कों ने चौपड़ होने का उन्हें इतना दुख नहीं था जितना राजा को था। पर था राई इतनी उन्हें भी। कारण यह था कि लड़के उससे कुछ अधिक मूर्ख रह गए थे जितना वे बनाए रखना चाहते थे। अपने अनुभव से वे भी जानते थे कि निपट मूर्ख राजाओं को सिखा पढ़ा कर रास्ते पर लाना उतना ही कठिन होता है जितना चतुर सुजान राजा को अपने अनुसार चला पाना। इसलिए उन्होंने एक साथ और एक जैसे भारी सिर हिला कर यह जताया कि यह बात उन्हें मालूम है। राजा बोला, इन राजकुमारों का जो हाल है उसे देखकर मेरा मन राजपाट में लगता ही नहीं है। यह इतना बड़ा राज्य मुझे ही काटने को दौड़ता है। इसके बाद राजा ने सूक्तियों में विलाप करना शुरू कर दिया। वह कहने लगा, निरंबस अच्छा पर कुंभस नहीं अच्छा। लड़का पैदा न हो तो संसार सूना दिखाई देता है। पैदा होकर मर जाए तो आँखों के आगे अंधेरा छा जाता है। पर लड़का मूर्ख निकल जाए तब जितना कष्ट होता है उसके सामने ये दोनों दुख किसी गिनती में नहीं आते। संतान न होने का दुख कभी कभी सताता है। संतान की मौत का दुख कुछ बाद भूल जाता है। आगे की कहानी दूसरी वीडियो में।